स्टूडेंट्स, हम लोग एक जो न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वह सरफेस टेंशन। वो नॉर्मली ये किसी किसी बुक में फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट होता है और किसी किसी बुक में दिया रहता है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर में ही, अलॉन्ग विथ इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी। इलास्टिसिटी विस्कोसिटी के साथ साथ में इसको भी, सरफेस टेंशन को भी दे देते हैं उसी चैप्टर में, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। तो इसको देखेंगे। ये अपना एक काफ़ी बेनिफिशियल चैप्टर है, क्योंकि इसके सवाल लिमिटेड 1-2 फार्मूला है उसके बेसिस पे बन जाता है अगर याद रहेगा तो, और एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हमको इस चैप्टर को तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देने से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि सरफेस टेंशन है क्या। ठीक है, अब देखो, कभी तुमने ध्यान से देखा होगा कि ये पानी के ऊपर में कीड़े तैरते रहते हैं, राइट। पानी का सरफेस होता है, उसके ऊपर कीड़ा तैरता रहता है। कोई जो नीडल है, नीडल सुई टाइप का, उसको अगर बहुत धीरे से पानी पे रखा जाए तो वो तैरता रहता है, और उसी को थोड़ा सा डिप मार दो ऐसे करके तो वो फिर डूब जाता है। ठीक है, तो अब इसका सिंपल मतलब है, अगर इसके नीडल के ऊपर बुआंसी फोर्स काम कर रहा होता तो ये डूबता ही नहीं। यानी ये जब तैर रहा था उस समय, अगर तुम कहोगे इसका बुआंसी फोर्स इसके mg को बैलेंस कर लिया, तो इसका मतलब ये तो हमेशा होता, ये डूबता ही नहीं। तो तुमने जब धीरे से डुबा दिया नीचे अंदर लेयर से, तो क्यों डूब गया वो फिर? तो इसका मतलब है कि बुआंसी फोर्स तो नहीं था, कोई दूसरा फोर्स था जो इसको रोक के रखा था सतह पे, और चूंकि सतह पे लगता है इसीलिए उस फोर्स का नाम हम लोग देते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, यानी जो सरफेस ऑफ लिक्विड है वो एक झिल्ली की तरह बिहेव करता है। वो झिल्ली जो तना हुआ, खींचा हुआ है, ऐसे झिल्ली मेम्ब्रेन की तरह। यानी हम कह रहे हैं कि कोई भी जो लिक्विड होता है उसका जो सरफेस है लिक्विड का, वो बिहेव्स एज मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। मेम्ब्रेन अंडर टेंशन ऐसा बिहेव करता है, तभी इसके ऊपर जो कुछ रखते हैं तो रख देते हैं। और हमको पता है कि जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को कोहेजन जो बोलते हैं, एक सेम तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला, वो अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर तुम इसको पानी के अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो उसको, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, इसको इधर भी मॉलिक्यूल खींच रहा है, इधर भी 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 खींच रहा है, हर तरफ से इक्वली खींचा जा रहा है। तो इसके ऊपर जो ऐसा मॉलिक्यूल जो इनसाइड द वो है, इनसाइड द लिक्विड है, इनसाइड द लिक्विड, तो उसके ऊपर तो नेट फोर्स हो जाता है 0, क्योंकि उसको हर तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, मान लो ये पानी का सरफेस है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसको तो ऊपर में तो एयर है, कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसको जो मॉलिक्यूल को जो नेट खिंचाव होता है, ऐसे कोहेजिव जो क्या बोलते हैं फोर्स बिटवीन द सेम पार्टिकल, जो लिक्विड का पार्टिकल है उसके बीच में जो कोहेजन फोर्स लग रहा है वो ऐसे खींच रहा है। यानी अगर तुम देखोगे तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसका जो नेट फोर्स लग रहा है वो है डाउनवर्ड्स की तरफ, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब है अगर नेट फोर्स टूवर्ड्स द लिक्विड है, टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ लिक्विड है नेट फोर्स, इसका मतलब है कि जो लिक्विड करेगा वो अपने सरफेस वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा। यानी ये जो लिक्विड है, लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। यानी हमारा जो लिक्विड है उसका मॉलिक्यूल, उसका जो सरफेस एरिया है, वो लिक्विड का ऐसा टेंडेंसी होता है कि अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता रहता है। वैसे ही
जो स्ट्रेच झिल्ली या मेम्ब्रेन कह सकते हैं उसका भी ऐसा ही गुण रहता है, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि जो लिक्विड का सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो, जब भी कोई तुमने बारिश की बूंद देखी होगी तो वो स्फेरिकल साइज का होता है। रेन ड्रॉप जो आसमान से गिरता है वो स्फेरिकल होता है, रेन ड्रॉप। क्यों ऐसा होता है? इसका रीज़न है कि जो स्फेयर होता है वो शेप का मिनिमम एरिया आता है, यानी स्फेयर ऐसा शेप है जिसमें सबसे स्मॉलर सरफेस एरिया मिलता है हमको। इसीलिए जो कोई भी वॉल्यूम अगर तुम दे दो और उस वॉल्यूम को हमको मिनिमम सरफेस एरिया में सरफेस एरिया में लाना है तो हम कौन सा बॉडी चूज करेंगे? तो हम इतना वॉल्यूम को दे देंगे स्फीयर को, क्योंकि हमको स्फीयर उतने ही वॉल्यूम का सबसे कम सरफेस एरिया बना के देता है। अब हमने देखा कि लिक्विड का टेंडेंसी होता है कि अपने सरफेस एरिया को कम करेगा, मिनिमाइज करेगा। इसीलिए जो रेन ड्रॉप के अंदर जो पानी है वो भी अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। इसीलिए जो रेन ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल साइज का होता है। तो हम लोग सरफेस टेंशन किसको बोल सकते हैं? तो यहाँ से हम सरफेस टेंशन का डिफिनीसन लिखेंगे। सरफेस टेंशन क्या है हमारा? ये है प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड। सरफेस टेंशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, जो कि कैसा है? रेस्ट पे है। लिक्विड हमारा कैसा है? रेस्ट पे है। इस प्रॉपर्टी के कारण, यानी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच its free surface behaves like a stretched membrane under tension। यानी कैसा बिहेव करता है? ये ऐसे मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है जो कि स्ट्रेच है टेंशन से। यानी मान लो ना, ये झिल्ली है ना, इसको इधर और इधर खींच के किसी ने रखा हुआ है, ऐसा बिहेव करता है ये लिक्विड का सरफेस, ठीक है। अंडर टेंशन एंड ऑक्यूपाई एज स्मॉल एरिया एज पॉसिबल। तो समझ गए, सरफेस टेंशन हमारा लिक्विड का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स फ्री सरफेस, लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन अंडर टेंशन की तरह बिहेव करता है और एज स्मॉल एज एरिया पॉसिबल ये ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। ये बात समझ में आ गया? अब देखो, मान लो कि कोई भी एक लिक्विड सरफेस के ऊपर, मान लो ये अपना लिक्विड है, सरफेस है, उसके ऊपर एक तुमने किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, सरफेस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इमेजिनरी लाइन। मान लो ये लाइन है ए से बी तक। तो इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस होगा इस लाइन के दोनों साइड, इधर वाला भी और इधर वाला भी, ये इसको पुल करने का कोशिश करेगा अदर साइड पे। यानी इधर वाला सरफेस इसको इधर पुल करने की कोशिश करेगा और इधर वाला इसको इधर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। यानी ये दोनों ही जो पुल फोर्स होगा ये इस अपने लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। समझ रहे हो? यानी ये दोनों ही परपेंडिकुलर आएगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, मान लो ये लेंथ ए बी का लेंथ है एल, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। यानी समझ गए, इसके यूनिट लेंथ पे उसने कितना फोर्स लगा दिया। यानी अगर एफ जो है तुम्हारा है टोटल फोर्स इस लेंथ पे, और एल जो है वो है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन
आइदर साइड, किसी एक साइड पे लगने वाले टोटल फोर्स, मान लो F है और ए L जो है वो है लेंथ, तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसी को हम बोल देते हैं सरफेस टेंशन, जिसको T या सिग्मा दोनों से दिखाते हैं। कहीं पे सिग्मा से दिखाता है, कहीं पे T से दिखाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है उसको कैसा डिफाइन किया, फोर्स पर यूनिट लेंथ इन द प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सरफेस टेंशन आया है इसको हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, किस प्लेन में लगेगा ये, इन द प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस। ठीक है, और ये कहाँ पे लगेगा ये फोर्स, ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो कहाँ पे लगेगा, तो ये लगेगा एक्टिंग एट द राइट एंगल, एक्टिंग एट द राइट एंगल ऑन आइदर साइड, किसी एक साइड पे लग रहा है फोर्स एफ, आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस। क्या मतलब हुआ, जो इमेजिनरी लाइन था अपना ए बी उसके परपेंडिकुलर लगेगा और लिक्विड का जो सरफेस है उसी के प्लेन में रहेगा, और ये लाइन के किसी एक साइड पे लगने वाले को हम बोल देंगे सरफेस टेंशन। समझ गए बात। अब है हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे सरफेस टेंशन का। तो सबसे पहला जो बात आता है वो क्या आता है, देखो, तो मान लो टेक ए रिंग ऑफ वायर, एक वायर था तार, उसका रिंग ले लो और उसको सोप सॉल्यूशन में डुबा दो। कभी तुम लोग ऐसा किए होगे कि एक ऐसे छोटा सा लगा के डिप करके अब फूंकते हो तो बबल निकलता है, बबल मेकर, ऐसा इधर से फूंका तो तुम देखते हो कि इस पर एक फिल्म बन गया रहता है, ये तार का गोल रहता है उसके बीच में फिल्म बन गया रहता है, काफ़ी सारा बबल फूंकते हो तो ऐसे उड़ता है। तो देखो, जब भी तुम एक रिंग का वायर का रिंग लेके सोप सॉल्यूशन में इसको डुबाते हो और जब रिंग को बाहर निकालते हो तो सोप का एक फिल्म पूरा में बन जाता है, इसे करके बन जाता है पूरे में। अब क्या बोल रहा है कि प्लेस ए लूप ऑफ थ्रेड जेंटली ऑन द सोप फिल्म। अब क्या बोलते हैं, ये जो फिल्म बना ना उसके ऊपर एक धीरे से एक लूप को, धागा को इसके ऊपर रख दो, ऐसा गोल धागा को। नाउ प्रिक ए होल इनसाइड द लूप। अब ये जो लूप था जो बन गया था इस पे, उसको एक होल करने को बोल देता है, यहाँ पे एक बोलता है होल कर दो। ठीक है, तो बोलता है कि द थ्रेड इज रेडियली पुल्ड बाय द फिल्म सरफेस। जैसे तुम इसमें होल करोगे तुमको देखने को मिलेगा जो तिरछा तिरछा करके जो रखा हुआ था उसको ये खींचने लगा अपनी तरफ, और खींचते 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 ये जो धागा था वो अपने आप सर्कुलर हो जाता है। समझ गए। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जब तक हमने प्रिक यानी कि होल नहीं किया था तो दोनों तरफ सरफेस थे, यानी जो अपना थ्रेड का जो हमने धागा रखा उसके इधर भी था सरफेस और अंदर भी था सरफेस। समझ गए। लेकिन जैसे तुमने, तो इस कारण से क्या हो रहा था कि सरफेस जो दोनों साइड के थे वो एक दूसरे को इक्वली पुल कर रहे थे। जब तुमने होल नहीं किया था तो इक्वली पुल कर रहे थे, तो नेट फोर्स हो रहा था इसके ऊपर, वायर के ऊपर 0। लेकिन जैसे तुमने इसके अंदर के सरफेस को पंचर कर दिया, होल कर दिया, तो क्या हुआ कि अब जो आउटसाइड का जो फोर्स था, अंदर के तरफ तो अब कोई बचा नहीं जो इसको खींचेगा, तो आउटसाइड वाला जो सरफेस था अब केवल वही पुल करेगा, इसको धागा को आउटसाइड से पुल करेगा, अंदर में तो कुछ अब रहा नहीं। तो उस कारण से नेट बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा और वो क्या करेगा, वो जो पुल कर रहा है इस कारण से वो सर्कुलर शेप ले लेगा। क्यों? ताकि जो हमको पता है कि गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर जो शेप होता है वो मिनिमम एरिया देता है,
लेकिन गिवन पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर अगर गिवन है तो उसके लिए जो सर्किल होगा वो मिनिमम एरिया देता है, समझ गए, सर्कुलर शेप। इसीलिए ये अपने एरिया को मिनिमाइज करने के लिए जो लूप है वो सर्कुलर बन जाता है, कुछ देर के बाद धागा सीधा होकर गोल बन जाता है। अब है दूसरा, ए पीस ऑफ वायर इज बेंट इनटू यू शेप, ऐसा वायर को यू शेप में बेंट कर दिया। एंड ए सेकेंड पीस ऑफ वायर स्लाइड्स ऑन द आर्म्स ऑफ यू, और ये यहाँ से यहाँ के बीच में आगे पीछे हो रहा है, इधर इधर जा रहा है। बोलता है कि व्हेन द एपरेटस, ये जो एपरेटस है उसको हमने सोप के सॉल्यूशन में डिप करके निकाल दिया बाहर। तो ऑब्वियस बात है, सोप में डुबा के बाहर निकालते हो तो ऐसा करके पूरे में फिल्म बन जाता है लिक्विड का। ये जो फिल्म है वो सरफेस टेंशन फोर्स एक्जर्ट करता है स्लाइडर के ऊपर, और सरफेस टेंशन फोर्स अप्लाई करता है स्लाइडर के ऊपर। और इसी को अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दिया जाए तो ये स्लाइडर क्विकली नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो अगर इस फ्रेम को हॉरिजॉन्टल में रखा जाता है तो ये स्लाइडर इधर की तरफ मूव करता है, और जब इसको वर्टिकल डायरेक्शन में रखा जाता है तो देख सकते हैं कि इसके जो फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है वो कुछ ना कुछ ऐसा एक मास ऐड कर दोगे उसको भी बैलेंस कर लेता है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो सोप का जो था ये फिल्म सरफेस जो कि कांटेक्ट में था स्लाइडर को अपने पैरेलली, इसके पैरेलली जो था उसको, मान लो ये ऐसे करके है रखा हुआ है, तो इसको अपने पैरेलली खींचता है, सरफेस के पैरेलली, और वही तो सरफेस टेंशन होता है। ये दूसरा एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं अपने एग्जाम में। अब देखो, मान लो इस तीसरा केस जो है वो है नीडल सपोर्टेड ऑन वाटर का सरफेस, नीडल को वाटर के सरफेस पे सपोर्ट किया गया है। ये ऐसा है, मान लो इसको ऐसे नीडल को तुमने रख दिया है, नीडल ऐसे पीछे की तरफ है अपना रखा हुआ पानी के सरफेस पे, ठीक है। हम केवल ये फेस देख रहे हैं, तो ये पानी में रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी जब तुम नीडल का जो स्टील का बना हुआ है, तुमको पता है वो तैरेगा नहीं, लेकिन उसको धीरे से वाटर के सरफेस पे रख दिया जाता है। कैसे रख दिया जाता है, मान लो एक कागज़ है, उस पर नीडल को रख दो और कागज़ को पानी पे रख दो। कुछ समय के बाद कागज़ का क्या होगा, कागज़ पानी में भीगता जाएगा और डूब जाएगा पानी में, और नीडल देखोगे अभी भी पानी पे तैर रहा है। अब ये तो आश्चर्य हो गया, जादू हो गया। अब ये जादू नहीं होता है, ये नीडल थोड़ा सा पानी में धंसा हुआ रहता है, हल्का सा धंसा रहता है पानी में, और तैरता रहता है, तैरता रहता है विथ ए लिटिल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब थोड़ा सा डूबा है लेकिन अभी भी सतह पे ही तैर रहा है। ऐसा क्यों होता है, देखो, क्योंकि इसके जो दो सरफेस हैं, अब ध्यान दो, मान लो ये नीडल का है क्रॉस सेक्शन, तो इस पे जो लिक्विड, मान लो ये इतना पार्ट ये पानी में इसका डूबा हुआ है और ये अपना तैर रहा है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ना वो इसके ऊपर फोर्स लगाता है नीडल के ऊपर, और ये इसका वेट नीचे लग रहा है, और ये जो फोर्स था ना वो सरफेस टेंशन के कारण से लगता है, समझ रहे हो। तो ये फोर्स का मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा, अब उधर से भी एफ कॉस थीटा, तो 2f कॉस थीटा बराबर वेट को बैलेंस कर लेगा, समझ रहे हो। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है इसका इस डायरेक्शन में, इसका भी इस डायरेक्शन में, वही हमारे वेट ऑफ द नीडल को बैलेंस कर ले रहा है। इसका तीसरा केस होता है कि जो स्मॉल मरकरी का ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल होता है, और जो लार्ज वाला रहता है वो पिचक जाता है, फ्लैटन हो जाता है। यानी जो स्मॉल स्फेरिकल है, स्मॉल है तो स्फेरिकल रहेगा, और लार्ज है तो पिचक जाएगा ऐसे करके, जितना बड़ा होता गया पिचक के फैलता गया, ऐसा देखने को मिलता है। क्यों होता है ये देखो, जो भी स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे बूंद होते हैं ड्रॉपलेट्स, वो स्फेरिकल क्यों होते हैं, क्योंकि तुमको पता है जो हमारा सरफेस टेंशन है वो एरिया को
रिड्यूस करने का कोशिश करता है, टेंड्स टू रिड्यूस एरिया, सरफेस एरिया। तुमको पता है जो स्फेरिकल होता है जो शेप, उसका मिनिमम एरिया होता है। तो जो लार्ज ड्रॉप हो गया उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है तो उसका शेप ऐसा बनता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस के कारण जो लग रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आए, तो वो वैसे शेप को एक्वायर करता है। कौन? जो बिग ड्रॉप है मरकरी का, तो वो ऐसा एक्वायर करने की कोशिश करेगा, फ्लैट हो जाएगा, फ्लैटेंड। जबकि जो छोटा वाला है उस पर ग्रेविटेशनल नहीं लग रहा है, केवल सरफेस टेंशन लग रहा है, तो वो अपने एरिया को रिड्यूस करने के लिए स्फेरिकल शेप को लेता है। अब जो चौथा एग्जाम्पल है वो तुम लोगों ने देखा होगा, जो कुच्ची होता है पेंटिंग करने का, जो ब्रश होता है उसका जो हेयर रहता है ऐसे करके हेयर, वो जैसे पानी में जाता है पूरा ऐसे फैल जाता है, अब बाहर निकालो तो सब चिपक जाएगा एक साथ। ऐसा क्यों होता है? हेयर ऑफ पेंटिंग ब्रश क्लिंज टुगेदर व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। जैसे तुम पानी में डुबाओगे तो फैल जाएगा और निकालोगे बाहर तो बैठ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस इज बिकॉज द वाटर फिल्म, अब पानी में गया तो इसके अंदर वाटर फिल्म आ जाएगा, फॉर्म्ड ऑन देम टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट टू मिनिमम एरिया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि जो पानी में से जैसे तुम बाहर निकालोगे इसको तो इसके ऊपर फिल्म बन जाएगा, और वो फिल्म जो बना है वो सरफेस टेंशन लगा के क्या कहेगा? एरिया कम कर लो भाई, एरिया कम कर लो, तो सब एक साथ चिपक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो नॉर्मली हमको क्या देखने को मिलता है, जब हम किसी भी लिक्विड का, जो लिक्विड है उसका जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन का मान है वो नॉर्मली डिक्रीज होता है। मान लो कोई भी क्लोथ है, उसको स्टार लगा के लिखो, कोई क्लोथ है उसको हमको वॉश करना है, धोना है कपड़े को, तो हमको पता है उसको धोने के लिए जो फाइबर जिससे वो धागा से बना हुआ है कपड़ा, उसके जो स्पेस है दो कपड़े के बीच में, जिसमें छोटा छोटा जो टाइनी स्पेस है, फाइबर्स बिटवीन फाइबर्स जो टाइनी स्पेस है, छोटा छोटा स्पेस है, उसमें वाटर फोर्सफुली घुसना चाहिए, वाटर को फोर्स करके घुसाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि हमको वाटर का सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, और ये नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरफेस टेंशन लगने लगता है, पानी में सरफेस टेंशन है तो वो तो एरिया को कम कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, हॉट वाटर, और सोप डाल देते हैं, ताकि क्या होता है कि हॉट करेंगे तो सरफेस टेंशन का मान कम हो जाएगा, तो पानी आसानी से कपड़े के फाइबर्स के बीच में घुस पाएगा और क्लीनिंग इफेक्ट अच्छा आ पाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है सरफेस एनर्जी। अब जो टॉपिक है वो है सरफेस एनर्जी। क्या होता है ध्यान दो, जब भी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया जो है लिक्विड का वो इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है कि जो अंदर वाला जो मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल फ्रॉम इंटीरियर, जो इनसाइड था, अंदर में था, वो क्या करता है, वो राइजेज टू सरफेस। जैसे तुम सरफेस एरिया बढ़ाओगे अंदर वाला मॉलिक्यूल ही तो बाहर आएगा। इस कारण से अब ये जो ऊपर जाना चाह रहा है तो उसके ऊपर कुछ तो अट्रैक्शन लग रहा था, दो मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स था। अब ये ऊपर जाना चाह रहा है तो इसको इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जा पाएगा। तो ये जो वर्क हुआ, अगर ये ऊपर गया और इसके अगेंस्ट जो वर्क हुआ,
उसको ये किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, स्टोर कैसे करता है वर्क को, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, जो मोलेक्यूल जो सरफेस पे है, वैसा मोलेक्यूल जो सरफेस पे है उसके पास एडिशनल एनर्जी रहेगा, एडिशनल एनर्जी रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि ड्यू टू देयर पोजीशन, ड्यू टू देयर पोजीशन, उनका जो जगह जहाँ पे वो हैं उस कारण से। तो एक टर्म हम लोग देते हैं सरफेस पे जो है मोलेक्यूल उसका क्या एनर्जी है। तो सरफेस एनर्जी ये होता है कि कितना एडिशनल एनर्जी है, एडिशनल एनर्जी है इस मोलेक्यूल के पास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस, कि सरफेस एरिया कितना है, इसको बोल देते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है। अब सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन से क्या रिलेशन है, सरफेस एनर्जी का सरफेस टेंशन से क्या रिलेशन है। तो मान लो कि एक ऐसा था लिक्विड फिल्म बन रहा है, इस पे ये लिक्विड फिल्म है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो लेंथ है L। तो तुमको पता है एक फोर्स तो इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। वो जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तुमको पता है दो अगर सरफेस बन रहे हैं, मान लो एक लिक्विड फॉर्म इसके ऊपर बना है और जो वायर का लेंथ है वो L है, ठीक है। तो ये फिल्म का दो सरफेस होगा जो कि दोनों ही स्लाइडिंग वायर के कांटेक्ट में होगा, यानी ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो मान लो कि सोप का सॉल्यूशन है, ठीक है, सोप का जो सॉल्यूशन है उसका इसके ऊपर दे दिया है टेंशन T, सिग्मा जो है वो टेंशन, सरफेस टेंशन का मान है T। तो दोनों ही जो सरफेस लगेगा, दोनों जो सरफेस होगा वो वायर को अपने पैरेलल पुल करेगा। कितने फोर्स से पुल करेगा, तो फोर्स बराबर होता है, इसको हम सिग्मा से दिखाते, रुक जाओ, सिग्मा इंटू लेंथ के बराबर इससे पुल करेगा इसको। अभी हमने देखा था, यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि अरे दो कैसे, तो इधर ही ऐसे तार रखा हुआ है, एक तो इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, समझ रहे हो, ये फोर्स है और ये लेंथ है, ऐसे समझो। तो अब दोनों तरफ इसको कितना फोर्स से खींचा जा रहा है, सिग्मा इंटू L दो तरफ। तो नेट फोर्स जो होगा ऑन द वायर ड्यू टू बोथ सरफेस, वो इसका दोगुना हो जाएगा, यानी 2 सिग्मा इंटू L के बराबर होगा फोर्स, ठीक है। क्योंकि नेट जो लेंथ कांटेक्ट में है वो इधर भी L इधर भी L, तो 2L, तो नेट फोर्स इतना हो गया। अब मान लो इस वायर को हमने शिफ्ट करा के, यहाँ पहले यहाँ पे था, अभी घिसका के dx की तरफ उधर ले गए, तो वर्क डन जो होगा, ठीक है, मान लो वायर को हमने मूव करा दिया स्मॉल डिस्टेंस, वायर इज मूव्ड ए स्मॉल डिस्टेंस dx, तो वर्क डन बाय फोर्स क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स क्या आ जाएगा, W बराबर F डॉट dx, F है 2 इंटू सिग्मा इंटू L डॉट dx। अब तुम ध्यान दोगे लेंथ जो है 2L गुने dx, ये क्या है, ये है हमारा टोटल इंक्रीज इन एरिया ऑफ बोथ द सरफेस ऑफ फिल्म। ये क्या है, टोटल लेंथ गुने विड्थ, टोटल इंक्रीज इन एरिया ऑफ बोथ द सरफेस ऑफ फिल्म, यही दिखाता है 2L इंटू dx, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन आ गया 2 सिग्मा L इंटू dx। तो अगर हम इसको 2 सिग्मा L को, ठीक है, सिग्मा है ये और ये है, तो हमारा जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आएगा, वो देखो, वर्क डन जो आएगा वो आ जाएगा, जो dW है, छोटा सा जो एलिमेंट है वर्क का, वो होता है F dx, वो हमने लिखा 2 सिग्मा
एल इंटू डी एक्स, हमने 2 इंटू एल डी एक्स को रख दिया कितना, डी ए, यानी जो एरिया में इंक्रीज आया है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डी डब्ल्यू आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू डी ए, यानी अगर हम सिग्मा की बात करें सरफेस टेंशन की तो वो आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी ए। इसी को जब हम एवरेज लेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा ए, ये आ गया हमारा सिग्मा का मान। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सरफेस टेंशन टी है उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन, डब्ल्यू क्या था, सरफेस टेंशन को हम बोल सकते हैं वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय यूनिटी, यानी डेल्टा ए का मान 1 रख दो तो सिग्मा बराबर डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा, यानी वर्क डन बराबर सरफेस एनर्जी हो जाएगा जब सरफेस एरिया को कितने से हमने बढ़ाया है, डेल्टा ए है 1 यूनिटी। ठीक है, अब तुम जानते हो कि यहाँ पे कोई भी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो भी इम्प्लाइज जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था वो स्टोर हो जाएगा, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यू सरफेस। यानी तुम कह रहे हो जो टी बराबर हमने निकाला है डी यू बाय डी ए, यानी डेल्टा डब्ल्यू को हमने डेल्टा यू के बराबर लिख दिया, समझ गए, इसी को बोल दो डेल्टा यू बाय डेल्टा ए। तो ये है हमारा, तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड जो कि टी था, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड जो कि टी था इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। देखो नीचे यहाँ पे सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। अब जो हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो क्या है, वो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। ठीक है, तो देखो कोई भी बबल रहे, बबल का मतलब समझो इसके अंदर हवा भरा है, तो ये होता है बबल, बुलबुल्ला। एक होता है ड्रॉप पूरा बूंद होता है, इसके अंदर पानी रहता है बूंद, इसको बोलते हैं ड्रॉप है तुम्हारा बूंद, और ये है बुलबुल्ला जिसके अंदर हवा भरा है, खाली सरफेस है, तो इसको बोलते हैं बबल। तो अभी जो जैसे ये है अपना क्या है, सोप का बबल है, ओके, सोप बबल। तो बबल में क्या होता है कि 2 लेयर रहता है, यानी एक तो अंदर में एयर का लेयर है और बाहर में ये लिक्विड है। ठीक है, तो बबल कंसिस्ट ऑफ 2 स्फेरिकल सरफेस। क्या होता है इसके अंदर, 2 स्फेरिकल सरफेस रहता है। स्फेरिकल सरफेस है तो वहाँ पे फिल्म है। अब क्या है, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही पतला लेयर होता है, इधर भी एयर रहता है, इधर भी एयर रहता है, और बीच में क्या रहता है, बबल का लिक्विड रहता है, लिक्विड का फिल्म रहता है, बबल इसी को तो बोलते हैं। तो अब देखो ये क्या करेगा, ये सरफेस टेंशन इस पे लग रहा है, तो ये जो फिल्म है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, वो फिल्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, क्योंकि वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, सरफेस एरिया को। बट जैसे ही बबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही ये बबल छोटा होगा तो क्या होगा, इसके अंदर का जो एयर है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है टू रिड्यूस इट्स एरिया, तो इसके अंदर का जो एयर है, इनसाइड में जो एयर है वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होना मतलब वॉल्यूम का घटना, यानी प्रेशर का बढ़ना। यानी जैसे अंदर में फिर प्रेशर बढ़ेगा तो ये और कंप्रेस नहीं होने देगा, यानी ये कंप्रेशन को रोकने का कोशिश करेगा, समझ रहे हो। तो इवेंचुअली
इंटीरियर का प्रेशर एक ऐसे लेवल तक राइज हो जाता है जहाँ के बाद से और कॉन्ट्रैक्ट होना कम हो जाता है। अब हम वही देखेंगे कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर कितना होगा, तो इसका हम एक डेरिवेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि देखो कि ये जो बबल है उसका हाफ ले लो तुम। ठीक है, ईच हाफ जो होगा सोप बबल का वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मान लो ऐसा ये बबल है। ठीक है, तो बबल के ऊपर क्या होगा, तो ये ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा। और हम जानते हैं यहाँ पे 2 फिल्म है, अभी देखा हमने 2 फिल्म है, तो 2 इंटू सिग टेंशन बोल दो सरफेस टेंशन T, तो 2T लगेगा सरफेस टेंशन। अगुने इसका लेंथ कर दोगे तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स आ जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा इसका लेंथ हो जाएगा R। इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में बहुत कम का है क्योंकि ये थिन लेयर है, तो दोनों का रेडियस लगभग हम R ले लेंगे। यानी हमको पता चल गया कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगेगा इस हाफ पे, सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगेगा वो आ जाएगा 2T इंटू 2πr। ठीक है, अब यही जो फोर्स है उसको कौन बैलेंस करेगा, तो इसके अंदर मान लो जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड के अंदर, एक्सेस प्रेशर जो है वो है डेल्टा P। बाहर और अंदर के प्रेशर का डिफरेंस बोल रहे हैं। बाहर में मान लो है P2 और ये है P1, तो P1 बड़ा होगा P2 से क्योंकि बबल के अंदर में एक्सेस प्रेशर है और वो कितना ज़्यादा है, तो P1 माइनस P2 कर दोगे तो यही आ जाता है प्रेशर का डिफरेंस। अब इस प्रेशर गुने एरिया कर दोगे तो ये फोर्स आ जाएगा, यानी प्रेशर गुने πr स्क्वायर जो है वो फोर्स आ जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि प्रेशर के डिफरेंस के कारण। अब जब ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो क्या होगा कि ये वाला जो डाउनवर्ड फोर्स है प्रेशर इंटू πr स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स के 2T इंटू 2πr के। तो पाई से पाई चला गया, R से एक R चला गया, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो डेल्टा P का मान आ जाएगा 4T डिवाइडेड बाय R। और इसी R को हम लिख सकते हैं D/2, तो ये हो जाएगा 8T डिवाइडेड बाय डायमीटर D। तो रेडियस लिखोगे तो 4T/R और डायमीटर लिखोगे तो 8T/R। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर बबल के बाहर जो प्रेशर है वो है P0 और अंदर है प्रेशर P, तो P माइनस P0 जो होगा वो आ जाएगा 4T/R के बराबर। ये बात समझ गए। चलो, तो इसी को क्या बोल देते हैं कि ये एक्सेस प्रेशर है बबल के अंदर में। अब हम लोग देखेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप के अंदर में क्या होता है। तो हमको पता है लिक्विड का एक ही सरफेस होगा, लिक्विड जो ड्रॉप है तो उसके अंदर एयर नहीं है, तो लिक्विड ड्रॉप हैज ओनली वन सरफेस। तो इसका मतलब जो सरफेस टेंशन का फोर्स अभी आएगा आ जाएगा T इंटू लेंथ कितना 2π R के बराबर, लेंथ T इंटू 2πr, और यही बराबर हो जाएगा एक्सेसिव प्रेशर गुने πr स्क्वायर यानी डाउनवर्ड फोर्स के। यानी मान लो ये बबल है तो इसके अंदर डेल्टा P इंटू πr स्क्वायर नीचे लगेगा और सरफेस टेंशन गुने इसका लेंथ जो 2πr है परिधि, वो सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा P का मान आ जाएगा 2T/R। तो इसका क्या मतलब है, हम क्या देख रहे हैं कि इफ़ वी हैव एन एयर बबल इनसाइड ए लिक्विड। अब एक केस देखो ऐसा, इसमें क्या है कि लिक्विड के अंदर में अगर बबल बना है, ये डूबा हुआ है लिक्विड के अंदर, तो अब इसके बाहर में एयर नहीं मिलेगा तुमको, केवल अंदर में एयर मिलेगा और हर तरफ लिक्विड बनेगा। तो अगर एन एयर बबल इनसाइड लिक्विड
तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे कि सिंगल सरफेस इज फॉर्म्ड, यानी केवल सिंगल सरफेस बनता है। इसके एक साइड पे जो कनकेव साइड है उसमें एयर मिलेगा तुमको, ठीक है, और बाहर में जो कन्वेक्स साइड है उस पर लिक्विड मिलेगा। एक ही सरफेस बना, तो इसलिए जो डेल्टा पी का मान आएगा इसके लिए वो बबल नहीं ड्रॉप वाले जितना आएगा, 2T/R आएगा। यानी अगर बबल इनसाइड है किसके, लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, तो 2T/R आएगा। समझ गए। और इसमें हमने क्या माना है, हमने माना है कि जो बाहर का प्रेशर है P1 वो हमेशा कांस्टेंट है पूरा बबल के ऊपर में, ये हमने माना है। इसीलिए हम लोग हमेशा जो साइज ऑफ बबल बोलते हैं वो छोटा मानते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा बबल हो जाएगा, तुमको पता है डेप्थ के साथ में प्रेशर का मान बदल जाता, P बराबर होता है ρgh। इसीलिए इतना छोटा मानो कि H इसका निगलिजिबल हो जाए और हर जगह प्रेशर इसके चारों तरफ सेम लगे। तो यह आ जाएगा P2 - P1 = 2T/R। तो एक जनरल स्टेटमेंट क्या दिया जा सकता है कि प्रेशर ऑन द कनकेव साइड ऑफ ए स्फेरिकल लिक्विड सरफेस इज मोर देन कन्वेक्स साइड। कनकेव किसको बोलते हैं, ऐसा वाला साइड, इस साइड को बोलते हैं कनकेव, और इसको बोलते हैं बाहर वाले साइड को कन्वेक्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो कनकेव साइड होता है उसका प्रेशर कनकेव का ज़्यादा होता है प्रेशर ऑफ कन्वेक्स से, ऐसा बोला जा सकता है। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, एक पॉइंट जो हमको देखना है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व। फर्स्ट पॉइंट हमको देखना है वो देखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व क्या होता है ये। तो किसी भी कर्व सरफेस या इंटरफेस को, मान लो कोई कर्व सरफेस दिया है या इंटरफेस दिया हुआ है, उसको उसके शेप को दिखाने के लिए हम लोग इसका रेडियस या रेडिया बोल दो प्लूरल ऑफ कर्वेचर डिफाइन करते हैं किसी भी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट। जैसे मान लो ये ऐसा एक कर्वेचर है, इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो इसको हम एक सर्किल ऐसा मान लें, तो इस पॉइंट का ये हो जाएगा जो दूरी हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ए बी हमारा क्या था, कर्व था, इसका हम इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर दिए हैं। तो अगर पी एक पॉइंट है इस कर्व पे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा आर, वो कैसा डिफाइन करेंगे, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच दिया, कर्व पे एक टेंजेंट खींच दो, और उसका जो पॉइंट है टच, उस पॉइंट पे जो रेडियस होगा, जो इसके भी टेंजेंट होगा, सर्किल होगा, ये टेंजेंट वाले से एक सर्किल ड्रॉ कर दो, और उसका जो रेडियस आ गया वही इस कर्व का, ए बी कर्व का इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। समझ गए बात। यानी हम बोल सकते हैं कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर से डिफाइन किया है हमने, ऑफ ए बी जो कर्व है एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द सर्किल which is tangent to the curve at point P। ठीक है।